नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका रिवीजन करेंगे। बेस्ट 101 यानी कि 101 प्रश्नों को शामिल किया गया है इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी हैं, यानी कि पूरे सितंबर माह का रिवीजन आप मात्र कुछ समय में ही कर पाएंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाली परीक्षाएं लाइक एज अगर आप यूपी पीसीएस, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होने जा रही हैं, लेखपाल वगैरह, इसके अलावा यूपीएसआई और रेलवे के साथ साथ अन्य जो परीक्षाएं हैं बीपीएससी वगैरह, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि सुधा पैनुली को। आपको बता दें, सुश्री सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 यानी कि 47 जो उत्कृष्ट टीचर हैं, उत्कृष्ट शिक्षक हैं, उनकी सूची में इनका नाम भी शामिल है। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, सुधा पैनुली। चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जो चैलेंज है वो शुरू किया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। कार्यक्रम का उद्देश्य है चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि यानी कि सीड फंड तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सीड का मतलब यहाँ से आप बी से ले सकते हैं, यानी कि यह मूल रूप में जो फंड दिया जाएगा ताकि उनका जो उद्योग है वो डेवलप हो सके। किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के साथ डिजिटल अनुभव को बेहतर करने के लिए टाई अप किया है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि एडोब ने। तो पूरा नाम इसका बनेगा एडोब अनुभव क्लाउड सॉल्यूशंस, जिसमें ग्राहक शाखा में गए बगैर जो कस्टमर होंगे वो अपना खाता भी खोल सकेंगे, डिजिटली ऋण के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और अपना निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान किस राज्य या केंद्र सरकार ने शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन ये जो कार्यक्रम है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके लिए बाकायदा एक यूट्यूब चैनल भी खोला गया है जिस पर हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड हो रहा है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये कि ब्रिक्स खेल जो होते हैं तो 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही जवाब बन रहा है इसका ऑप्शन ए, यानी कि अपना प्यारा भारत। आपको बता दें कि यह खेल जो होगा वो खेलो इंडिया गेम्स 2021 के साथ ही आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 के साथ, और दोनों ही खेल जो होंगे वो समान स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। 2021 में भारत 5 देशों के ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। प्लास्टिक से जो अपशिष्ट निकलता है, जो उसका यूजेस के बाद जो कचरा निकलता है, उसके निपटान की सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब बनेगा इसका कोच्चि यानी कि केरल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। और इसमें नरम और कठोर प्लास्टिक अपशिष्टों को कटे हुए प्लास्टिक के रूप में संसाधित किया जाएगा, फिर उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा। इसका उद्घाटन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला जी ने किया है। तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा केंद्र का उद्घाटन
कोच्चि केरल में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जार बम बनाने वाला देश कौन सा है? हालांकि ये जो खुलासा हुआ है वो अभी जल्दी हुआ है और ये जो बम था वो बहुत साल पहले बन चुका है, लगभग 60 साल पहले। और ये जो जार बम है इसे बनाने वाला देश है ऑप्शन बी यानी कि रूस। तो आपको बता दें कि रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी नाम क्या है? रोसाटॉम। याद रखिएगा, रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नाम है रोसाटॉम, जिसने 40 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन है। यानी कि ये जो जार बम है वो एक हाइड्रोजन बम है और यह जार बांबा या जार बम है। जार बांबा, बांबा का मतलब बड़े बम से लगाना आप, या फिर इसे जार बम कहेंगे आप। और पहली बार इसका जो परीक्षण हुआ था वो 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था। आज से नियर अबाउट 119 साल, बस 1 महीने बचे हुए हैं। तो लगभग एक मतलब कुल मिला के आज से 60 साल पहले, ठीक है, आज से 60 साल पहले, 119 नहीं, अब से 60 साल पहले किस देश ने असम सरकार के साथ राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने असम सरकार के साथ राज्य में एक स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही जवाब क्या बनेगा? सिंगापुर, वियतनाम, इजराइल और जापान में सही जवाब है सिंगापुर। तो सिंगापुर ने असम के साथ राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यूनिवर्सिटी की स्थापना 900 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। बेंगलुरु ने 3 से 5 फरवरी को होने वाले एरो इंडिया संस्करण की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? 3 से 5 फरवरी 2021 में यह आयोजन होगा। नाम इसका होगा एरो इंडिया। तो ये जो मतलब कि कार्यक्रम होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? डेफिनेटली हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि नागरिक और उड्डयन मंत्रालय, तो ये गलत हो जाएगा। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी यानी कि रक्षा मंत्रालय। तो इसे एशिया की सबसे बड़ी एरो स्पेस प्रदर्शनी माना जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1996 से और बेंगलुरु ही हर वर्ष मेजबान रहता है इस द्विवार्षिक एयर शो। यानी कि ये जो एयर शो होता है वो 2 साल पर होता है। इसका आयोजन बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाता है। इसमें डीआरडीओ, वायुसेना, स्पेस विभाग, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे जो संगठन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये और सही जवाब बनेगा इसका 29 अगस्त यानी कि ऑप्शन सी। तो यह तारीख तेलुगु कवि गिडगु वेंकट राममूर्ति की जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए चुनी गई है। तो 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, गलत युग के बारे में आपको पहचान करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस भी होता है। उसी के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा यहाँ पर वो आपको बताना है कि एक युग्म इसमें गलत है और वो युग्म कौन सा है? ऑप्शन डी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत अब जो राशि है वो 20 नहीं वरन 25 लाख रुपए कर दी गई है। बाकी सब सही है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के अंतर्गत 15 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, सेम डे में। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको आप ट्रिपल बी भी कहते हैं, BBB। तो BBB यानी कि ट्रिपल बी के ने किसे अगले SBI अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? वर्तमान में कौन है? रजनीश कुमार है। इनके स्थान पर अब आ जाएंगे कौन? दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बी ने SBI के अगले अध्यक्ष के पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है। हालांकि आरक्षित उम्मीदवार के रूप में श्रीनिवासुल शेट्टी को भी रखा गया है। दोनों SBI के वर्तमान में MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार जी का जो कार्यकाल है वो 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हैं कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान की जो एंट्री हुई है वो 2017 में हुई है, अस्ताना में जो बैठक हुई थी उसी में। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई है? तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स का 4-5 सितंबर। और संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चाइना में, बीजिंग में है। तो ये जो बैठक हुई है वो 4-5 सितंबर को ही भारत का नेतृत्व किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 1 सितंबर? सही जवाब है इसका 29 अगस्त। सेम डे जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है उसी दिन परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2010 से। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया था, जिसके तहत 29 अगस्त को प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण दिवस के रूप में, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। F1 ग्रांड प्रिक 2020 किसने जीता है? F1 ग्रांड प्रिक 2020 इसके विजेता कौन है? तस्वीर आप देखिए। और ये कौन है? ये है लुइस हैमिल्टन। ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो 30 अगस्त 2020 को हुई थी। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे क्रमशः वाल्टेरी बोल्टास जो कि मर्सिडीज से हैं, और तीसरे स्थान पर रहे थे रेड बुल के मैक्स वेस्टार्पन। ठीक है। लुइस हैमिल्टन वर्तमान में मर्सिडीज AMG पेट्रोनास फार्मूला 1 टीम के लिए फार्मूला 1 में एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने F1 ग्रां प्री 2020 जीता है। F1 ग्रां प्री 2020। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने की है? किशोर बियानी। आपने बिग बाजार का नाम सुना होगा, इजी डे का नाम सुना होगा। ये तमाम ग्रुप हैं किशोर बियानी के, जिसका उन्होंने मतलब बेच दिया है और इसका अधिग्रहण कर रहा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। रिलायंस जो इसमें कंपनी है उसमें बहुत सारी कंपनियों का मर्जर हो रहा है, तो इसके बारे में भी आगे के प्रश्नों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किशोर बियानी का जो फ्यूचर ग्रुप है जिसमें बिग बाजार वगैरह आते हैं, तो उसका जो अधिग्रहण है वो रिलायंस कर रहा है। ठीक है। और रिलायंस द्वारा अपने तेजी से बढ़ते खुदरा व्यापार को जोड़ने और जेफ बेजोस के अमेजन से प्रतिस्पर्धा के लिए यह अधिग्रहण किया गया है। और इस अधिग्रहण के साथ ही रिटेल के पास अब बिग बाजार, FBB, इजी डे, फूड हॉल फॉर्मेट, सेंट्रल के 1800 स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। राबो बैंक ने विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची जारी की है। तो विश्व की जो टॉप 20 डेयरीज कंपनियां होती हैं उसकी सूची कौन जारी करता है? राबो बैंक। तो इस लिस्ट में भारत की एकमात्र कंपनी वह कौन सी है जिसको 16वां स्थान मिला है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किसका है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम है भारत। उसके बावजूद भी अभी तक भारत की कोई भी कंपनी दुनिया की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में शामिल नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अमूल इसमें शामिल हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो राबो बैंक ने विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची जारी की है। लिस्ट में अमूल को 16वां स्थान मिला है। और अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMMF की डेयरी ब्रांड है। इसे डच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की लिस्ट में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में भारत की रैंक क्या है? यानी कि दुनिया के जो 106 देशों पर जो सर्वे किया गया उसमें भारत के जो प्रति व्यक्ति आय है, औसत मासिक वेतन है, वो किस स्थान पर आता है? तो सही जवाब यह है कि 106 देशों में भारत जो है 72वें स्थान पर आता है, 72। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 72। और भारत की जो प्रतिमाह औसत वेतन है वो 32,800 रुपए है, यानी कि लगभग $437। और इसमें टॉप पर यानी कि सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्विट्जरलैंड की है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है
क्यूबा की। कुल 106 देशों में सबसे नीचे है क्यूबा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, क्यूबा सबसे नीचे है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? वियतनाम, थाईलैंड, भारत या फिर सिंगापुर? सही जवाब बनेगा इसका वियतनाम। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था और बैठक में सभी 10 आसियान देशों, जिसमें आसियान देश कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के 10 आसियान देश हैं। ये हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि ये हैं 10 आसियान देश। कभी कभी ये क्वेश्चन और भी आता है कि आसियान में कुल कितने देश हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आसियान में कुल कितने देश हैं, तो सही जवाब बनेगा 10। फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 जो कि शतरंज की एक प्रतियोगिता है, नाम इसको दिया गया है फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता देश कौन से हैं? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि भारत और रूस ने फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड को जीत लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से दोनों ही देशों को गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा का नया सचिव किसे बनाया गया है? और ये हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है उत्पल कुमार सिंह, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इनको 1 सितंबर को लोकसभा सचिव भी नियुक्त किया गया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस प्रदेश की योजना है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजर ध्यानचंद है, इनका संबंध सीधे सीधे आपके प्रयागराज से होता है, इसलिए ये जो योजना होगी उसको आप गेस कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनेगी। क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा जाएगा और आगे भी ये जो सूची है वो लंबी की जाएगी, यानी कि और भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम इसमें ऐड होंगे। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? सौर वृक्ष आप देख रहे हैं, एक वृक्ष के आकार की संरचना है, आप यहाँ पर देखिए। और ये जो सौर वृक्ष है उसको विकसित किया है CSIR CMERI ने। CSIR CMERI ने। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। तो हाल ही में CSIR CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जिसे CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसे स्थापित किया गया है। इस स्थापित सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट है। ठीक है, और इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को उत्पन्न करने की क्षमता है। इस सौर वृक्ष को इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल के द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को प्राप्त करने तथा इसके नीचे के क्षेत्र में न्यूनतम छाया क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके। किस हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो सही जवाब क्या बनेगा? अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो जवाब आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब बनेगा इसका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको बता दें कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि GBC ने नेशनल एनर्जी लीडर और सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह पुरस्कार किसको मिला है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर में CRPF के IG के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो श्रीनगर में CRPF के IG के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं चारू सिन्हा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चारू सिन्हा। और चारू सिन्हा जो है वो IPS 1996 बैच की हैं, तेलंगाना कैडर की। और चारू सिन्हा ने इसके पहले भी बहुत सारे साहसिक काम किए हैं, जैसे कि वो कई नक्सल विरोधी अभियान भी लीड कर चुकी हैं और उसको उन्होंने पूरा भी किया है।
सितंबर के महीने में कौन सा मंत्रालय पोषण माह का आयोजन करता है? सितंबर के महीने में कौन सा मंत्रालय पोषण माह का आयोजन करता है? सही जवाब क्या बनेगा इसका? सही जवाब बनेगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर महीने में पोषण माह का आयोजन होता है। इसके तरफ DOFPD ने अपने संगठनों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के देश के विभिन्न हिस्सों में पोषण सुरक्षा की खूबियों पर लक्षित समूहों को संवेदनशील बनाने के सुझाव के तहत गतिविधियां आयोजित करने का फैसला किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको आप कहते हैं PTI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब क्या बनेगा इसका? अविक सरकार यानी कि विकल्प बी। किस मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिनाक नाम का एक धनुष भी था। ये धनुष किसका था हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी से भी क्वेश्चन होते हैं वो आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। फिलहाल इसका सही जवाब क्या बनेगा? रक्षा मंत्रालय। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो है इसको DRDO ने विकसित किया है और इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 75 किलोमीटर की सीमा तय की गई है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हो गया। उनकी लिखी कौन सी किताब लंबे समय तक चर्चा में रही थी, जिसकी वजह से जसवंत सिंह जी को बीजेपी से बाहर भी किया गया था? किताब का नाम था जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस और ये किताब आई थी वर्ष 2009 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी 1938 को जन्मे जसवंत सिंह जी का 27 सितंबर को निधन हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह जो हैं वर्तमान में इनकी जो पोस्टिंग है वो राजस्थान एयरबेस में है। वो अभी MiG-21 को उड़ाती हैं, मतलब अभी भी छोटा काम नहीं करती हैं। MiG-21 की वो पायलट हैं और साल 2015 में उनका चयन हुआ था सेना के फ्लाइंग अफसर के तौर पर। किस राज्य ने NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, केरल। और NCD रोग कौन कौन से होते हैं? तो भारत में जो मुख्य रूप से ये दिल के दौरे, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारियां, मधुमेह आदि जो रोग होते हैं ये NCD के अंतर्गत आते हैं। और कोविड-19 के दौर में इनको बहुत ही तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है केरल सरकार ने, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी केरल सरकार ने जीता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब बनेगा इसका अच्युतम अच्युतन नंबूदरी। अच्युतम अच्युतन नंबूदरी। हालांकि घोषणा की गई थी दिसंबर 2019 में, लेकिन पुरस्कार अब जाके दिया गया है। तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी। जरूर याद रखना इसको, ठीक है। और यह पुरस्कार केवल उन भारतीय नागरिकों को मिलता है जिन्होंने भारतीय संविधान के का जो भाग 8 है जिसमें 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में जो लोग लेखन करते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, तो आपने अभी देखा था एक क्वेश्चन था कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ, मतलब परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप लोग मर्ज मत करके कंफ्यूज मत होना। तो दोनों को आप याद रखेंगे। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो दोनों को आप याद रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप। किसके निपटान के लिए वैज्ञानिकों ने पूसा डीकम्पोजर्स नामक जैव डीकम्पोजर को विकसित किया है? पूसा डीकम्पोजर्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हाल ही में जो पराली जलाने की वजह से बहुत सारी पर्यावरण संबंधी घटनाएं हो रही हैं और उस पर जो है एक लंबा विचार मंथन भी हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए पूसा डीकम्पोजर्स नामक एक जैव डीकम्पोजर विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये जो डीकम्पोजर होगा, जब उसका छिड़काव हो जाएगा तो जो पराली होगी वो बहुत तीव्र गति से सड़ जाएगी और वो खाद बन जाएगी,
जो कि आने वाली फसल को फायदा पहुंचाएगी। तो सही जवाब इसका बनेगा पराली से संबंधित है ये, पूसा डीकंपोजर्स। खगोलीय छवियों को संगीत में ढालने की प्रक्रिया सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना आप। और ये जो टेक्निक है इसको खोजा गया है नासा के द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा। और इस पर जो वीडियो जारी किया गया है नासा के द्वारा उसे आप हमारे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवाज़, अगर किसी आकाशगंगा की आवाज़ है वो तेज होगी तो मतलब प्रकाश अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो आवाज़ तेज होगी, प्रकाश कम होगा तो आवाज़ कम होगी। तो मतलब प्रकाश को जो है वो आवाज़ में कन्वर्ट किया गया है और ये टेक्निक जो है उसे कहते हैं सोनिफिकेशन, और इसे जो है तैयार किया गया है नासा के द्वारा, NASA। सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी हाई अल्टीट्यूड सिंकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि लद्दाख में ये जो सुरंगें बनाई जा रही है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला के इसकी लंबाई होगी 13.5 किलोमीटर। और जब ये सुरंग बन जाएगी तो उसके बाद मनाली और कारगिल राजमार्ग पर पूरे वर्ष जो है आवागमन रहेगा, ठीक है। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इसे जुड़े उपमार्गों पर शीघ्रता से निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया है। 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। ये एक फैक्ट है कि 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? शिवदास मीना। प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? प्लास्टिक पार्क योजना, ये जो योजना है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसके अंतर्गत कुल 10 प्लास्टिक पार्क जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो प्लास्टिक पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र होगा जो प्लास्टिक उद्यमों और इससे संबंधित जो उद्योग हैं उसको समर्पित होगा। ये जो 10 पार्क हैं उसमें से कोई भी पार्क यूपी में नहीं है, ये जरूर याद रखना आप। ये जो 10 पार्क हैं वो किन किन राज्यों में होंगे? तो असम में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। कुल 7 राज्यों में ये 10 पार्क बनाए जाएंगे। विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि WRI वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? और सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 89, ठीक है। कुल भारत की रैंक कितनी है? 89। तो WRI में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर है। यह जो इंडेक्स है वो यह बताता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए खराब तरीके से तैयार है। भारत दक्षिण एशिया का चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश भी है। विश्व जोखिम रिपोर्ट जर्मनी में स्टटगार्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि UNUEHS और बुंडनीस एंटीक्लंग हिलक्ट, नाम क्या है? बुंडनीस एंटीक्लंग हिलक्ट द्वारा ये जारी होता है। यह 2011 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, नाम है उसका PASEX, PASEX नामक नौसेना अभ्यास अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कंप्लीट किया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 23 सितंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है। हालांकि भारत जो है वो रूस, जापान और अमेरिका के साथ भी PASEX नामक जो युद्धाभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, उसे करता है। हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है अपने देश भारत के द्वारा, ऑप्शन ए। तो भारत के DRDO ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर से मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन पर रखकर टेस्ट फायर किया गया है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तावित नहीं है? तो प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 को प्रतिस्थापित करना ये शामिल है।
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी है। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह हेतु प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड का निर्माण, ये भी सही है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों की जगह नहीं लेगा, ये गलत है, यानी कि विकल्प डी आपका गलत है, बाकी सभी विकल्प यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्षेत्रीय राजदूत मतलब भारत की जो राजदूत बनी है वो बन गई हैं खुशी चिंदलिया, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये गुजरात की रहने वाली हैं। इनकी उम्र मात्र अभी जो है कितनी वर्ष है? 17 वर्ष है। तो गुजरात के सूरत की रहने वाली खुशी चिंदलिया ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र ने खुशी को भारत के लिए UNEP की क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत पर फंसी पाई गई? और लगभग 350 व्हेल जो थी वो फंसी हुई थी, जिनमें से लगभग 25 की मौत भी हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये स्थान है तस्मानिया। तो तस्मानिया में ये जो व्हेल्स थी वो समुद्री तट पर फंसी हुई थी। हाल ही में खबरों में रहा न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और किस देश के बीच एक समझौता है? तो न्यू स्टार्ट जो संधि है ये बहुत पहले हुआ था भारत और रूस के बीच में, जिसे रूस अब बिल्कुल नहीं मानता है। तो ऑप्शन ए न्यू स्टार्ट संधि जो है वो भारत और रूस के बीच में हुई एक संधि है। हालांकि प्राग में 8 अप्रैल 2010 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 5 फरवरी 2011 से यह जो संधि लागू है, लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रूस अब इसे मानने से इनकार करता है। मेडिकेंस के बारे में बताइए आप कि मेडिकेंस क्या होता है? ये अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा मेडिकेंस के बारे में। तो मेडिकेंस क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, औषधि पौधा है, एक जल निकाय है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मेडिकेंस। और अभी हाल ही में लानोस नामक एक मेडिकेन जो था वो ग्रीस से टकराया था। तो ऑप्शन ए। खबरों में रहा न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो, तो सही जवाब है न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है, ऑप्शन सी। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स में एक भारत पर आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी, इसलिए ये जो पार्टिकल है वो चर्चा में है। विश्व राइनो दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस 23 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर? सही जवाब बनेगा इसका क्या? देखो जो है ये 22 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और विश्व राइनो दिवस की घोषणा हुई थी पहली बार 2010 में। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका यानी कि WWF साउथ अफ्रीका द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और 2011 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। नासा का वह मिशन जिसके तहत 2024 में चांद पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना है। 2024 में चांद पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट, साथ में ही एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को भी भेजा जाएगा। अब थोड़ा सा प्लान में चेंज है, तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन को नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन। तो 1972 के बाद नासा चांद पर इंसान को भेज रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट होंगे। अंतरिक्ष यात्री जो होंगे वो ओरियन नामक एक अपोलो जैसे कैप्सूल में यात्रा करेंगे। ओरियन कैप्सूल से वो यात्रा अपनी पूरी करेंगे। भारत ने तूतीकोरन और कोचीन को किससे जोड़ने वाली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तूतीकोरन और कोचीन को भारत जोड़ेगा म्यांमार से, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और आपको ये भी बता दें कि नौवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री सुश्री ऐसथ नाहुला ने संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच 22 सितंबर को सीधी कार्गो फेरी यानी कि पोत सेवा को शुरू किया है। ठीक है, तो 22 सितंबर से जो सेवा है वो स्टार्ट की गई है भारत और म्यांमार के बीच में। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? घर तक फाइबर, तो यह जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह योजना शुरू की गई है बिहार राज्य के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। फिलहाल बात करेंगे इसकी थीम के बारे में। सही जवाब क्या बनेगा? शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है, जिसे प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 सितंबर को प्रतिवर्ष
अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह 1981 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह विषय मुख्य रूप से कोरोना वायरस पर है, जिसने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को खतरा पहुंचाया है। हाल ही में चर्चा में रहा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पर स्थित है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये लोकेशन क्या है इसकी? और सही जवाब बनेगा इसका ओडिशा। यह पार्क 1960 में स्थापित हुआ था। ओडिशा के भुवनेश्वर में जाना पड़ेगा आपको इसे देखने के लिए। यह एक चिड़ियाघर है और वनस्पति उद्यान भी है। यहाँ पर किसी जीवाणु या वायरल इन्फेक्शन की वजह से 2 स्लॉथ बियर मारे गए थे, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2009 से ये जो चिड़ियाघर है वो भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का सदस्य है, मेंबर है। मेडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली किस संस्था ने विकसित की है? मेडबोट, तो जो संक्रमण वाले रोगों से ग्रस्त होंगे मरीज, उनके कमरे तक, उनके बेड तक ये जो ट्रॉली होगी, मेडिकल ट्रॉली, अपने आप जाएगी, उनको दवा देगी, खाना देगी और वापस आ जाएगी। तो ये जो मेडबोट है उसे भारतीय सेना या फिर भारतीय रेल या भारतीय नौसेना में से विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो होंगी ये इटली में भारत की अगली राजदूत होंगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 40 अंडर 40 यानी कि 40 की उम्र सीमा के अंदर के 40 ऐसे लोग जिन्होंने व्यवसाय में बहुत अधिक तरक्की की है, उसमें किन भारतीय व्यवसायियों को नामित किया गया है? दुनिया के 40 सबसे अच्छे उद्योगपति जिनकी उम्र अभी 40 वर्ष के नीचे है, उसमें भारत के भी आधार पूनावाला, ईशा अंबानी और वाजू रविंद्रन यानी कि सभी लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं लीजा कैम्पेबेल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। लंबे समय तक लोक सेवा में कार्यरत रही लीजा कैम्पेबेल एजेंसी की अध्यक्ष होंगी और वह 2015 से एजेंसी के प्रमुख रहे सिल्विन लारपोटे का स्थान लेंगी। WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण परिषद, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, याद रखना। भारत जो है स्वर्ण के मामले में दुनिया में 11वें स्थान में है, यानी कि सबसे अधिक जो देश सोना का भंडार अपने पास रखते हैं, भारत उसमें 11वें स्थान पर है। और WGC के जो अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं रैंडी स्मॉलवुड। रैंडी स्मॉलवुड। पशु संजीवनी नामक पशु एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है? पशु संजीवनी नामक पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है मैसूरू में। ऑप्शन सी। राज्य सरकार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, इसको कहा जाएगा BRAP। BRAP की रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। किस खिलाड़ी को लाइन जज को गेंद मारने की वजह से US ओपन 2020 टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये जो US ओपन 2020 था, इसके प्रबल दावेदार थे नोवाक जोकोविच, और इन्होंने जो है लाइन जज को गेंद मारा जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसके बाद डोमिनिक थियम ने इस प्रतियोगिता को जीता है, यानी कि US ओपन 2020 के जो विजेता हैं वो डोमिनिक थियम बन गए हैं, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने हराया था किसको? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, जिसको आप WLD के नाम से जानते हैं, ये प्रतिवर्ष 8 सितंबर को प्रायोजित होता है। और ये जो है 1966 से मनाया जाता है, जब यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया था। अब इस बार की जो थीम है वो भी आप याद रख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस बार पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से इस वर्ष की जो साक्षरता दिवस की थीम है वो रखी गई है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद। काफी लंबा है ना।
साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19, साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19, संकट और उसके बाद, ये थीम है 2020 की। किस देश ने G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो G20 के शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की गई है दुबई के द्वारा, यानी कि सऊदी अरब के द्वारा, यानी कि UAE के द्वारा। ठीक है, सभी याद रखना। और शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई थी और इसमें भारत को लीड किया था हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, वर्तमान में अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय बन गया। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसको जो है लीड किया था। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये गिरावट काफी अधिक है, लगभग 10.5% की गिरावट दर्ज की जाएगी अकॉर्डिंग टू फिच। और फिच रेटिंग ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 23.9% की गिरावट आई थी। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। इसको जो है मोबाइल क्रेच ने तैयार किया है और इस रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 बिलियन जो बच्चे हैं, मिलियन बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। 36% का वजन जो है वो काफी कम है और 38% जो है वो पूर्ण टीकाकरण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट बता रही है उसमें 21% जो है वो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, संख्या 159 मिलियन है, जो कि कुपोषण का शिकार हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका बनेगा 7 सितंबर। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज को मनाया जाता है। वैक्सीन पोर्टल को किस संगठन ने लॉन्च किया है? और सही जवाब बनेगा इसका ICMR, यानी कि ऑप्शन सी। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वैक्सीन पोर्टल शुरू किया है। ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में और मुख्यालय इसका है दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में डॉक्टर बलराम भार्गव। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म बनेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, ये कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया था और इसकी सही तारीख है क्या? 29 सितंबर को। तो थीम याद रखना, थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। किसे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इसका उषा मंगेशकर को, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मशहूर कंप्यूटर लैपटॉप ब्रांड एसर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि सोनू सूद। मिंत्रा जो कंपनी है, मिंत्रा एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ये भी याद रखना आप। तो इसकी जो ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बन गई है दिशा पटानी, ऑप्शन बी दिशा पटानी। और ये भी याद रखना कि मिंत्रा की स्थापना हुई थी 2007 में, हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ICRA के मुताबिक भारत की जो GDP है वो 2020-21 में 11% से सिकुड़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ICRA इज स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी 1991, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा।
एमडी और सीईओ हैं एन शिवरामन। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी ये पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। और ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट लाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और थीम रखी गई है 2020 की द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। ट्राई के अध्यक्ष बदल गए हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं डॉक्टर पी.डी. बघेला। डॉक्टर पी.डी. बघेला ये ट्राई के नए अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 20 फरवरी को, मुख्यालय दिल्ली में है। और पी.डी. बघेला कौन है? डॉक्टर पी.डी. बघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस हैं। एक स्थान है नारगोनो करबाख, ये बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर फंसा हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार का स्थान है, यानी कि विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर इस स्थान पर कब्जा पाने के लिए दो देश आपस में इसमें बहुत तरीके से लड़ रहे हैं, भीषण युद्ध चल रहा है वहां पर। तो ये देश कौन कौन से हैं? ये आर्मेनिया है और अजरबैजान है, दोनों याद रखना। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नारगोनो करबाख की लड़ाई हो रही है, जिसमें कई सारे सैनिक जो हैं वो मारे भी गए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। और काकेसस पर्वत के इर्द गिर्द दोनों देश जो हैं यहाँ पर। और अगर आप मैप देखेंगे तो जैसे कि थोड़ा रफ मैप बनाता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ से आप निकलेंगे तो पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, दोनों पड़ोसी देश आपको स्थित मिलेंगे। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और ये जो योजना है वो पीएम किसान निधि की तरह बिल्कुल मिलती जुलती योजना है। ठीक है। और इसमें कुल 1,75,000 किसानों के खाते में 4,000 रुपए 2 किस्तों में, यानी कि 6 माह में 2,000 फिर 6 माह में 2,000 रुपए डाले जाएंगे। ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, क्योंकि पीएम किसान योजना से बिल्कुल मिलती जुलती योजना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत कुल 6,000 रुपए आते हैं, इसमें कुल 4,000 रुपए दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नीतू डेविड। साथी ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? साथी ऐप को देखो, यहाँ पर एक ऐप और है शिक्षा साथी ऐप, तो वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। और ये भी याद रखना कि ये जो ऐप है वो पर्यटन मंत्रालय ने वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को होता है उसी के अवसर पर लॉन्च किया है। और ये जो ऐप होगा वो पर्यटकों और होटल उद्योग के बीच में उनका जो आपसी समझ और विश्वास होगा उसको बढ़ावा देगा। जब ये ऐप लॉन्च किया गया था तो चीफ गेस्ट बने थे धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील। पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रहलाद सिंह पटेल। विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27, 28, 29 या फिर 30 सितंबर। सही जवाब है इसका 28 सितंबर। थीम रखी गई है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट और ब्रिंगिंग होप। सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इस वर्ष की थीम है। विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर। यूनेस्को द्वारा इसे नवंबर 2015 में मनाने की घोषणा की गई थी। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ये स्थापित होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए भारत ने डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखना आप। ठीक है। जनवरी 2021 से चेक की जांच के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम इसके द्वारा शुरू किया जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम तो ये शुरू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि आपको संबंधित बैंक का ऐप डाउनलोड करना होगा। जिस चेक को आपको क्लियर करना होगा उसमें पेई का नाम भी होगा और चेक की फोटो भी खींचकर आपको डालनी होगी। वर्तमान में जब चेक क्लियरेंस होता है तो
सीटीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसे बदलकर अब पॉजिटिव पे सिस्टम यानी कि पीपीएस कर दिया जाएगा। सीटीएस की जगह जो सिस्टम होगा वो पीपीएस कहा जाएगा। अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में किस योजना को मनाने के लिए मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अवसर पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, और इस दिवस की स्थापना यानी कि घोषणा की गई थी 2014 में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इसको ट्रिपल एफ मूवमेंट भी नाम दिया गया है। तो ट्रिपल एफ मूवमेंट है, इसको किसके द्वारा किया गया? तो यह जो मूवमेंट है वो छात्रों के द्वारा और युवाओं के द्वारा शुरू किया गया है, और इसको जो है इनिशिएट करने का श्रेय जाता है स्वीडन की एक किशोरी हैं जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम क्या है? ग्रेटा थनबर्ग। इनके नाम पर एक मकड़ी का नाम भी रखा गया है, ये भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटा थनबर्ग के कहने पर ट्रिपल एफ मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो छात्र और युवा हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन पर जो स्टैंड है सरकार का उसे स्पष्ट किया जाए। यू राइज नामक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और यू राइज नामक जो एकीकृत वेब पोर्टल होगा ये भारत में जो एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही तरीके से लॉन्च करने के लिए शुरू किया गया है यू राइज, और इस तरह की शुरुआत करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य बन गया है। हाल ही में आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी यानी कि सी रंगराजन जी को, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन जी। उनको आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। स्विगी ने किस बैंक की साझेदारी से अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? स्विगी जैसा कि आप जानते हैं कि खाने का एक ऐप है, इस पर आप ऑनलाइन जो है फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया गया है स्विगी के द्वारा, जिसका नाम क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। सही जवाब इसका यहाँ बन रहा है ऑप्शन बी। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा स्विगी ने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है स्विगी मनी। क्या नाम रखा गया है? स्विगी मनी। और इस वॉलेट के जरिए ग्राहक सिर्फ एक क्लिक में ही अपना भुगतान कर सकेंगे। स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को नौकरी की जानकारी देगा, और जिन्हें नौकरी मतलब जो नियोक्ता हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से लोग अप्लाई किए हैं, यानी कि दोनों के बीच में यह एक माध्यम बन जाएगा। ऐप का नाम है स्किल कनेक्ट। स्किल कनेक्ट कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में द्विवार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? इतना याद रखना कि आसियान शिखर सम्मेलन का जो 36वां संस्करण है इसे जो है किस देश में लॉन्च किया गया था, आयोजित किया गया था? सही जवाब बनेगा इसका वियतनाम। ठीक है, तो आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। ये जो समिट है इसका जो 36वां संस्करण था वो वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया था कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान ये थीम है। ठीक है, याद रखना इसको। और जो 10 आसियान देश हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की थीम है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है
प्रोफेसर संजय द्विवेदी को, ऑप्शन सी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और सही जवाब क्या है इसका, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नए जो सीईओ बने हैं वो बने हैं रविंदर भाकर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रविंदर भाकर। ठीक है, ये है रविंदर भाकर। और रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार संभाला है। वो इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी कि IRSS के 99 बैच के अधिकारी हैं। वो अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को 21वीं सदी का देश का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। विजडन ने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसको नामित किया है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सही जवाब इसका क्या बनेगा, रविंद्र जडेजा। तो ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखना इसको, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 2012 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रविंद्र जडेजा के नाम हैं। हाल ही में मेजर जनरल निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल निगार जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। और निगार एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक माहिर शूटर भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जौहर पाकिस्तानी आर्मी के मेडिकल कोर में पोस्टेड हैं। वह साउथ एशिया के सबसे बड़े आर्मी अस्पताल की कमान संभाल रही हैं। तो ये हैं मेजर जनरल निगार जौहर। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं श्रीकांत माधव वैद, यानी कि ऑप्शन सी। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 जुलाई 2020 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, तो ये किताब का विमोचन किसने किया? एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस किताब को लिखा किसने है। तो दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सही जवाब इसका बन रहा है कि विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा और लिखा गया है V पट्टाभिराम के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आ सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने पूरे नागालैंड को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, 6 महीने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में जो नागालैंड है उसकी स्थिति बहुत ही अशांत है। हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 जिसको आप कहते हैं AFSPA, तो AFSPA की धारा 3 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। हाल ही में MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृत की है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि $750 मिलियन। $750 मिलियन। भारत में विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि यह राशि बहुपक्षीय कर्जदाता विकास नीति कानून के तहत है जो प्रत्यक्ष बजट समर्थन है। वित्त पोषण सरकार की पहल का समर्थन करेगा जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME क्षेत्र को नकदी की सहायता मिलेगी। सही जवाब है इसका $750 मिलियन। तो MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत को $750 मिलियन की राशि दी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है जुलाई माह का प्रथम शनिवार। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2020 में 4 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और थीम रखी गई इस साल की कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और इसे जो है प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 1992 में।
रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि 33 लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा भारत रूस से, जिसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दे दी है। और इसके लिए कुल 18,148 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद को भी इजाजत दी है। और ये जो 33 नए फाइटर होंगे, इसमें 12 नए सुखोई 30 होंगे, 21 नए MiG-29 होंगे और इसके अलावा 59 मौजूदा MiG-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका 33। और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। हाल ही में इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितने इक्विटी की खरीदारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और सही जवाब क्या बनेगा इसका? 0.39%, यानी कि 1% से आधे % से भी कम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हालांकि इस 0.39% के लिए जो पेमेंट किया गया है इंटेल कैपिटल के द्वारा, वो पेमेंट है 1,894.50 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी आप जान लेना कि जियो में कुल अब तक 12 निवेशक हो चुके हैं और फेसबुक ने सबसे पहले निवेश किया था 43,754 करोड़ रुपए का, और डील से फेसबुक को 9.99% की हिस्सेदारी मिली थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलायंस जियो में जो डील हुई है उसमें फेसबुक की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये है 9.99%। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्य रूप से हैं उसको भी देख लेते हैं आप। सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडला, सिल्वर, तमाम कंपनियां हैं। इसमें बस दो ही याद रखना आप कि इंटेल ने खरीदा है 0.39% और फेसबुक ने खरीदा है लगभग 10%, मतलब 9.99% हिस्सेदारी। और जियो की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 5.16 मिलियन रुपए आंकी गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और रिलायंस जियो ने अपनी स्थापना के कुछ ही साल के अंदर इन्फोसिस, SDFC और SBI जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़ दिया है। रिलायंस जियो में निवेश मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त बनाने की मुहिम का हिस्सा था। और अंबानी ने पिछले दिनों घोषणा भी की कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब कर्ज मुक्त कंपनी है, यानी कि रिलायंस के ऊपर कोई भी जो कर्ज है वो नहीं है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आज के टॉप 101 MCQs ऑफ सितंबर। तो सितंबर के महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मेरी उपस्थिति आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।